तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकास स्टडी 2.0 में। चलिए आज हम जन स्वास्थ्य के बारे में देख लेते हैं। जन स्वास्थ्य के बारे में चलिए, लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है तथा यह उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है। किसी सीमा आंशिक रूप से, है ना, आंशिक रूप से लैंगिक परिपक्वता का अर्थ ये नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो जाए। यह निर्णय किस किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर या मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायी के योग्य हो जाता है। यदि इस विषय पर हम सभी किसी न किसी प्रकार का दबाव है, इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहें या ना चाहें। वो तो कुछ भी बात नहीं है, जो हमने अंडरलाइन किया है उसको देखिए। विवाह एवं संतान उत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी होता है। बिल्कुल, संतान उत्पत्ति से बचकर रहने का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। बिल्कुल होता है। हाँ, किसी भी राज्य में ये होता है कि दो बच्चे का स्कीम चलाया जाए, दो ही बच्चे होने चाहिए, ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, इस तरह की। ठीक है। ये देखिए, अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य और पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। विषय में हमें सोचना चाहिए। कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोगों का संचरण अनेक प्रकार का होता है, क्योंकि यौन क्रिया में प्रागाण प्रागाण शारीरिक संबंध से स्थापित हो जाते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी होता है। इसमें जीवाणु जनित, है ना, ये पूछा था कि इसमें जीवाणु जनित जैसे गोनोरिया, सिफिलिस एवं वायरस जैसे संक्रमण की मस्सावार तथा HIV एड्स शामिल हैं। लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों का संचरण निरोध संभव है? सीसन के लिए आवरण तथा कंडोम के प्रयोग से इनमें से अनेक रोगों के संचारण का कुछ सीमा का निरोध संभव है। क्लियर है? यौन यौन के बारे में बात कर लेते हैं। यौन क्रिया के गर्भाधारण की संभावना सदा ही बनी रहती है। तो क्या करना है? गर्भावस्था की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति क्या है? बढ़ जाती है गर्भधारण के समय। एवं यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है, इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। गर्भधारण रोकने के लिए अनेक तरीके खोजे गए हैं। यह गर्भरोधी तरीके से अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक तरीका यांत्रिक अवरोध है। क्या है? यांत्रिक अवरोध है, जिसमें क्या होता है कि जो शुक्राणु होते हैं अंड कोशिका तक नहीं पहुंच पाते। सीसन को ढकने वाले जो कंडोम है अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियां का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन के लिए जिससे अंड का मोचन ना हो, अतः निषेचन नहीं हो सकता। ये दवाएं समय तक गोली के रूप में ली जाती हैं। इसमें क्या बनता है कि शरीर में हार्मोन जो है संतुलन के परिवर्तन होता है, जिससे अंड का मोचन नहीं होता है। परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करते हैं तथा अतः उनके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अनेक युक्तियां जैसे लूप याद रखिएगा। गर्भधारण युक्तियां जैसे लूप, कापर टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जा सकता है। ठीक है। यदि पुरुष की शुक्रवाहिका को अवरोध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाता है। स्पर्म तो बनेंगे, लेकिन ये जो शुक्रवाहिका अगर कट कर दी जाती है तो स्पर्म सीसन के रास्ते बाहर नहीं आएंगे। ठीक है। यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका को अवरोध कर दिया जाए, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका को अवरोध कर दिया जाए तो अंड या डिंब गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। बिल्कुल। तो दोनों ही अवस्था में निषेचन नहीं हो पाएगा। क्लियर हो रही है ना बात? ये इंपॉर्टेंट है, जो हमने अंडरलाइन किया ना दोस्त मेरे, देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आप एग्जाम आने दीजिए आप बस। शल्य चिकित्सा के बारे में बात करें, जैसे शल्य क्रिया तकनीकी द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि शल्य तकनीक भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु असावधानीपूर्वक की गई शल्य क्रिया से संक्रमण तथा दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।
शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है। इस तकनीकी का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष लिंग या बच्चा नहीं चाहते। ऐसे गैरकानूनी कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा रहा है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एवं कानूनन अपराध है। हमारे समाज की कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु की लिंग अनुपात तीव्रता से घटती जा रही है, जो क्या है, चिंता का विषय है। क्लियर है ना? बिल्कुल पढ़ना है इसमें। हमने पहले देखा है, यहाँ देखिए, हमने पहले देखा है कि एक जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करता है। एक समष्टि में जन्म दर या मृत्यु दर उनके आकार का निर्धारण करता है। ये इंपॉर्टेंट भैया, छोटा मोटा पॉइंट ही पूछ रहा है। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर किस पर निर्भर करता है? तो उसके आकार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उसके आकार पर निर्भर करता है। तो इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं। यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना दुष्कर कार्य है। यदि सामाजिक असमानताएं हमारे समाज के निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है तो जनसंख्या के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। आइए कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। यहाँ से देखो, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए, ये कह रहा है अन्य जैव प्रक्रमों के विपरीत किसी जीव के अपने अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं है। मतलब कह रहा है कि जनन आवश्यक नहीं है किसके लिए? अन्य जैव प्रक्रमों के विपरीत किसी जीव के अस्तित्व के लिए, किसी भी जीव का अस्तित्व बना रहे उसके लिए जनन आवश्यक नहीं है जैव प्रक्रमों में। ठीक है, जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन करता है। विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले जनन प्रणाली करके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। खंडन विधि में आपके जीवाणु आ जाएगा और प्रोटोजोआ की कोशिकाएं विभाजित होकर के दो या दो से अधिक संसति कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तो पढ़े हुए हैं। खंडन विधि द्वारा जीवाणु और प्रोटोजोआ। यदि हाइड्रा जैसे जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विलग हो जाता है तो प्रत्येक भाग में पुनरुद्भवन द्वारा एक नए जीव विकसित हो जाता है, जिसमें मुकुल भी उभर कर एक नए जीव विकसित हो जाते हैं। हाइड्रा पढ़ाए ही हैं। कुछ पौधे में कई प्रवर्धन जैसे जड़, तना तथा पत्ती में नए पौधे निकल आते हैं, विकसित हो जाते हैं। अलैंगिक जनन के उदाहरण है जिसमें संतति की उत्पत्ति एकल जीव या व्यष्टि द्वारा होता है, उसे अलैंगिक जनन करते हैं। ये भी पढ़ाए हुए हैं। ये रिवीजन है एक तरह से। डीएनए की प्रतिकृति देखिए, लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो जीव भाग लेते हैं। बिना दो जीव का होगा ही नहीं, दो जीव भाग लेंगे। डीएनए प्रतिकृति की तकनीकी से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो स्पीशीज के अस्तित्व के लिए लाभप्रद हैं। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। लैंगिक जनन द्वारा क्या होती है? अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ठीक है जी। पुष्पी पौधे में जनन प्रक्रम में परागकोश है ना, जो परागकण होते हैं, परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। आया है क्वेश्चन। ठीक है, पुष्पी पौधे में जनन प्रक्रम में परागण जो होते हैं, परागकोश से स्त्री केसर के कहाँ? वर्तिकाग्र, ऊपर जो टॉप पर होता है, जिसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। इसका अनुगमन निषेचन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निषेचन द्वारा। यौन आरंभ में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों का स्तन का विकास हो जाता है, लड़कों के चेहरे पर नए बाल आ जाते हैं। लैंगिक परिपक्वता के वो क्या है? चिन्ह है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए ये सब सारी चीज़ें। आ जाइए यहाँ पे। इम्पोर्टेंट क्या है? मानव नर जनन तंत्र में क्या वृषण होता है, एक चीज़, शुक्रवाहिनी होता है, शुक्राशय होता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि होता है, मूत्रमार्ग होता है,
शीशन होता है। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। क्लियर है ना। पूछता है कि मनुष्य में नर जनन तंत्र में क्या क्या होते हैं, तो आप बताएंगे वृषण, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, शीशन, इतना। अब मानव में मादा जनन में अंडाशय होता है, डिम्बवाहिनी होती है, गर्भाशय होता है, योनि होता है। क्लियर है। डिम्बवाहिनी, अंडाशय। क्लियर है। 4, मानव में लैंगिक जनन प्रक्रिया में शुक्राणुओं का स्त्री की योनि में स्थानांतरण होता है। बिल्कुल। निषेचन कहाँ होता है, तो डिम्बवाहिनी में होता है। कहाँ होता है मेरे दोस्त, डिम्बवाहिनी में होता है। निषेचन कहाँ होता है, तो डिम्बवाहिनी में होता है। आगे बढ़ जाइए। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाकर गर्भधारण रोका जाता है। बिल्कुल। जिसमें कॉन्डम आता है, गर्भ निरोधक गोलियाँ आती है, कापट्टी आता है और अनेक युक्तियाँ इसका उदाहरण है। क्लियर है। चलिए, ये 1-2 क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है। कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसका होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा इष्ट का होता है। इष्ट और हाइड्रा, है ना। निम्न में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए पूछा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा जनन का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका किसका होता है, नर का। अंडाशय नर का होता है, गर्भाशय नर का होता है, डिम्बवाहिनी भी नर का होता है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि पराग कोष में होते हैं वायुदल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो पराग कोष में परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण होते हैं। क्या होते हैं दोस्त मेरे, परागकण। तो ये रहा आज का वीडियो। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, है ना। जो भी DNA का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम।